हेलो एवरीवन, मैं बलवंत सिंह बीबीसी स्टडी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सैनिटरी इंस्पेक्टर की अपनी क्लासेस चलती हैं, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर 2024 के नाम से एक नया बैच हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो रहेगा अपना बीबीसी स्टडी ऐप पर। ऐप आपको कहां पे मिलेगी? ऐप आपको ऐप स्टोर पर और गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर 2024 के नाम से एक फ्रेश बैच मिलेगा। जो बैच अपना आज से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। आज अपनी इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाली है, तो इस क्लास में अपने डिस्कस करेंगे क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या अपना बैच का सिस्टम रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा। इन सब बातों की आज अपने क्या करेंगे, यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैच के नाम की। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर 2024 के नाम से हमने बैच स्टार्ट किया है। इसमें क्या मिलेगा आपको? उसमें आपको जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के बिल्कुल बढ़िया तरीके से पॉइंट टू पॉइंट वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा क्या मिलेगा आपको? ई नोट्स मिलने वाले हैं। और जैसे जैसे अपने टॉपिक्स कवर होते जाएंगे तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती रहेगी, जिससे आप क्या करेंगे, अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हैं कि आपको नॉलेज कितना प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अपने यूट्यूब पर भी क्लासेस लगती रहती है, जिसमें अपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो सब लेके आते रहते हैं। तो वहां से भी अपना नॉलेज आप चेक करते रहेंगे। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर 2024 के नाम से अपना बैच है। तो चलिए आज के फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें अपने सिलेबस की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं सिलेबस का। जो फर्स्ट टॉपिक अपने कवर करने वाले हैं वो फूड एंड न्यूट्रिशन रहने वाला है। भोजन और पौष्टिक तत्व अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा। उसमें अपने क्या करेंगे, भोजन और जो पौष्टिक तत्व है, इस टॉपिक में अपने क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक में अपने भोजन से संबंधित जो बातें करेंगे कि जो अपना जो फूड होगा वो भोजन संबंधी अपनी आदतें क्या होनी चाहिए। तो साइंस ऑफ फूड, भोजन विज्ञान क्या है, भोजन के संबंध में अपने बातें करेंगे। भोजन विज्ञान क्या है, भोजन संबंधी अपनी आदतें क्या रहनी चाहिए, किस प्रकार से हमें फूड हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। न्यूट्रिशंस कौन कौन से हैं, कौन से मैक्रो न्यूट्रिशंस हैं, कौन से माइक्रो हैं, वृहद मात्रिक पोषक तत्व कौन से हैं, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन से हैं, उन सब के बारे में बातें करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड के बारे में बातें करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कि पौष्टिक तत्वों को अपने कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं, भोजन को अपने कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं, भोजन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, क्या क्या पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं, विटामिन कौन कौन से हैं, प्रोटीन क्या क्या है, एमिनो एसिड्स क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है, क्या उसके स्रोत हैं, उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है, कैलोरीज हमें कितनी प्राप्त होती हैं, इन सब की अपने बातें करेंगे। न्यूट्रिशन एजुकेशन की बात करेंगे। बैलेंस डाइट की बात करेंगे, जो बिल्कुल जो पौष्टिक आहार होता है, संतुलित भोजन, उसकी बात करेंगे। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे बच्चे हो गए, बढ़ते हुए बच्चे हो गए। इसके अलावा जो अपनी प्रेग्नेंट वुमेन्स होंगे उनकी बात करेंगे, उनको किस प्रकार का डाइट देना चाहिए, या जो स्तन आहार कराती हैं महिलाएं, अपने छोटे बच्चों को जो स्तन आहार दूध पान करवाती हैं, उनको कितनी कैलोरीज भोजन की आवश्यकता होती है। डाइट प्लान फॉर जो पेशेंट्स, विभिन्न प्रकार के जो रोगी होते हैं, उनके लिए डाइट प्लान क्या रहेगा, इस सब की बारे में अपने डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से। इसके अलावा जो खाद्य परिरक्षण है, हमें फूड प्रिजर्वेशन किस प्रकार से करेंगे, इन सब टॉपिक्स को अपने क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक अपना क्या रहेगा, फूड एंड न्यूट्रिशन रहने वाला है, जिसमें अपने विभिन्न टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर अप करने वाले हैं। इसके बाद बात करें, अगला अपना होगा माल न्यूट्रिशन, फैमिली असेसमेंट एंड LBW। तो बात करें माल न्यूट्रिशन क्या होता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब हो गया अपना कि जो कुपोषण होता है। तो कुपोषण के बारे में सामान्यतः हमने पढ़ा है भी। कुपोषण के बारे में जब अपने बात करें तो अपने मैक्सिमम जो बात करते हैं वो ये बात करते हैं भी, जो अधिकतर कुपोषण का शिकार कौन होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं भी कुपोषण का शिकार हो सकती हैं। उसकी वजह से उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसका पालन पोषण सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो कुपोषण की अगर बात करें तो कुपोषण मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी या अधिकता की वजह से होता है। तो उसमें कुपोषण की वजह से जो रोग होते हैं, मेरेस्मस हो गया, क्वाशियोर रोग वगैरह हो गया, उन सब के बारे में बातें करेंगे। उनकी जो मेंटल हेल्थ बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो पाती माल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों की, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फैमिली असेसमेंट की बात करेंगे। फैमिली असेसमेंट में क्या हो गया अभी, इसको अपने परिवार आकलन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या किया जाता है भी, परिवार के जो प्रत्येक सदस्य है उसकी फैमिली उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उन सब का अध्ययन किया जाता है। उसके अलावा जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। जैसे अपने नॉर्मली बात करें भी, अगर किसी परिवार में बच्चे के सर का आकार कैसा है, तो अगर परिवार के सभी सदस्यों का सर का आकार जरूर से छोटा हो या जरूर से बड़ा हो और बच्चे का भी सर का आकार वैसा हो तो ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। लेकिन परिवार के सभी सदस्य हैं उनका जो सर्कमफ्रेंस है हेड का वो बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन बच्चे का कम या ज्यादा है तो वो चिंता का विषय है। तो वो अपने फैमिली असेसमेंट में ध्यान देंगे। उसके अलावा फैमिली किस प्रकार का फूड इंटेक कर रही है, कितनी उनको एनर्जी चाहिए, किस प्रकार से वो अपनी एनर्जी को प्राप्त कर रही है, इन सब की बात करेंगे। इसके अलावा LBW लो बर्थ वेट, बच्चे के जन्म के समय जो उसका बर्थ वेट होता है
उसके बारे में बात करेंगे, कितना होना चाहिए आइडियल, अगर कम रह जाता है तो वो कितना किस कैटेगरी में आएगा, उसको एक्सट्रीम एलबीडब्ल्यू कब 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 बोलेंगे, सामान्य एलबीडब्ल्यू कब बोलेंगे, उसके उससे किस प्रकार से अपने निजात पा सकते हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे। गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। या इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के जो मरीज हैं, विभिन्न रोगों से ग्रस्त हैं, उनको किस प्रकार की भोजन देना चाहिए, तो ये सारे के सारे अपने किस में कवर करेंगे, माल न्यूट्रिशन, फैमिली असेसमेंट एंड एलबीडब्ल्यू वाले टॉपिक में कवर करेंगे। इसके अलावा इसमें अपने बीएमआई के बारे में भी अध्ययन करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स क्या रहना चाहिए, इसके अलावा हीमोग्लोबिन के टाइप्स के बारे में भी इसमें अध्ययन किया जाएगा, हीमोग्लोबिन टाइप्स कौन कौन से हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में भी इस चैप्टर में अपने क्या करेंगे, कवर अप करते चले जाएंगे। फिर बात करेंगे अगला जो टॉपिक रहने वाला है अपना, वो क्या रहने वाला है, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो वाटर सैनिटेशन का रहेगा, जल स्वच्छता के बारे में रहेगा, जिसके बारे में अपने पढ़ेंगे भी पृथ्वी पर कितना जल मौजूद है, जो पानी है वो किस रूप में मौजूद है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसको किस प्रकार से अपने बिल्कुल उसको क्लीन कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको अपने जम से दूर कर सकते हैं। इसके अलावा जल का क्लासिफिकेशन, इसके अलावा अपने वाटर प्यूरिफिकेशन का अध्ययन करेंगे, जल प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा सैनिटरी वेल्स के बारे में अपने अध्ययन करेंगे, प्रोसेस ऑफ सैनिटरी वेल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, शैलो एंड डीप वेल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के जो कुएं होते हैं, भूमिगत जल किस गहराई से अपने निकाले हैं तो वो बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, उस सब के बारे में अपने अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। इसके अलावा गाँव में और शहरों में जो घरों में पेयजल सप्लाई की जो व्यवस्था होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो शुद्ध पेयजल होता है उसके गुण क्या होते हैं, पेयजल को पीने लायक कैसे बनाएं, इन सब के बारे में अपने क्या करेंगे, वाटर सैनिटेशन में अध्ययन अपने करने वाले हैं। तो ये टॉपिक अपना वाटर सैनिटेशन का रहेगा। इसी प्रकार आगे बढ़े तो अगला टॉपिक अपना किसका रहेगा, एयर सैनिटेशन का रहेगा। एयर सैनिटेशन में अपने पढ़ेंगे भी कि जो वायुमंडल है उसमें कौन कौन सी परतें हैं वायुमंडल में, और जो अपनी वायु है उसका घटक क्या क्या है, उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें हैं, कौन सी गैसें सबसे ज्यादा है, कौन सी गैसें कम है, कौन सी गैस ज्यादा बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, किस प्रकार से उनको अपने कंट्रोल कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन किस प्रकार से बढ़ रहा है, प्रदूषण किस प्रकार से बढ़ रहा है। इसके अलावा आइडियल जो आपकी वायु है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आर्द्रता वगैरह किसमें मापी जाती है, कितनी होनी चाहिए, वेंटिलेशन किस प्रकार से होगा, वातावरण अनुकूलन किस प्रकार से होगा। इसके अलावा सामान्य थर्मल कंफर्ट है, उसमें उष्णन जो सुख है वो अलग अलग देशों में किस कैटेगरी पे रखा जाता है, किस टेम्परेचर को अपने उष्णन सुख की मात्रा में मापते हैं, इन सब के बारे में अपने अध्ययन करने वाले हैं किसमें, एयर सैनिटेशन में। तो ये अपना एयर सैनिटेशन टॉपिक रहेगा। वायु प्रदूषण, उसका निवारण किस प्रकार से बच सकते हैं, उसके दुष्प्रभाव क्या रहने वाले हैं, इन सब के बारे में अपने क्या करेंगे, एयर सैनिटेशन में क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। इसी प्रकार अपने आगे बात करें, अगला जो टॉपिक रहने वाला है अपना वो नॉइज का रहेगा। उसमें नॉइज पोल्यूशन नॉइज क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन क्या है, ध्वनि की आवृत्ति क्या है, ध्वनि को किसमें मापा जाता है, डेसिबल क्या है, हर्ट्ज क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। नॉइज पोल्यूशन किसे कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण किसे कहा जाता है, लाउड स्पीकर्स का यूज किस प्रकार से करना चाहिए, कितना सीमित मात्रा में नॉइज का इस्तेमाल करना चाहिए, किस प्रकार से ध्वनि का इको इफेक्ट उत्पन्न होता है, इन सब के बारे में अपने क्या करेंगे, नॉइज वाले टॉपिक में अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं। इसी प्रकार अपने नाइट सोयल डिस्पोजल की बात करें तो नाइट सोयल डिस्पोजल क्या है, जो मानव मल है उसकी यहाँ पर बात हो रही है, उससे आप क्या समझते हैं, उसको किस प्रकार से निपटाया जा सकता है। सीवर एंड पोल्यूशन की जो मानव मल सीवर जो है वो किस प्रकार से वाटर को, एयर को पोल्यूट करता है। मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल कि सीवेज का डिस्पोजल अपने किस प्रकार से करें, सैनिटरी डिस्पोजल किस प्रकार से करें, इसका प्रदूषण को कम कैसे करें, अपने मेंटेनेंस कैसे करें सीवर्स का, और जो सीवर अप्रेंटिस हैं उनका मेंटेनेंस, मैन होल हो गए, चैम्बर हो गए, उन सब की रख रखाव कैसे करेंगे, उनके मेंटेनेंस कैसे करेंगे। इसके अलावा मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन, इसके अलावा विभिन्न वेरियस टाइप्स ऑफ जो लेट्रिन्स हैं, विभिन्न प्रकार की जो अपने लेट्रिन्स के टाइप हैं, उन सब के बारे में क्या करेंगे, अपने अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। बोरहोल शौचालय क्या है, डीप ड्रेन शौचालय क्या है, इन सब के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। महलों में या फिर जो एनसीसी कैंप्स वगैरह होते हैं उसमें किस प्रकार के टॉयलेट्स यूज किए जाते हैं। इसके अलावा इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में कौन कौन से टॉयलेट्स यूज होते हैं, वीआईपी टॉयलेट्स क्या हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। ट्रैप्स क्या होते हैं, गली ट्रैप क्या होते हैं, पी ट्रैप क्या होते हैं, एस ट्रैप क्या होते हैं, क्यू ट्रैप क्या होते हैं, इन सब के बारे में अपने नाइट सोइल डिस्पोजल वाले टॉपिक में करने वाले हैं, अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। फिर अगला जो टॉपिक रहने वाला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का रहने वाला है। इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस का जो निस्तारण है
अपशिष्ट का वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उसके सोर्स के बारे में कि हमें सबसे ज्यादा प्रकृति में कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनकी कौन कौन सी कैटेगरी है, स्लेज क्या है, इस प्रकार से अपने इसमें सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसके पोल्यूटिंग इफेक्ट क्या रहने वाले हैं, ये किस प्रकार से प्रदूषण को बढ़ावा देता है, मृदा प्रदूषण कैसे होता है, इससे वायु प्रदूषण कैसे होता है, इस सब के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। इसके बाद इस पोल्यूशन को कम करने के लिए किस प्रकार से अपने स्टोरेज करें, कलेक्शन किस प्रकार से किया जाए इस सॉलिड वेस्ट का। जैसे नगर पालिका जो अपशिष्ट है वो भी सॉलिड वेस्ट की श्रेणी में इसको इंक्लूड किया जाता है, तो उसका स्टोरेज कैसे करें, उसका कलेक्शन कैसे करें, कौन कौन सी कंटेनर कलेक्शन की टेक्निक्स हैं, उन सब के बारे में इसमें अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से किया जाए, सैनिटरी ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से करें ताकि ट्रांसपोर्ट करते समय जो सॉलिड वेस्ट है वो और ज्यादा प्रदूषण न फैलाए, उसको शहर से दूर ले जाकर जो साइट है, निर्धारित साइट है, उस पर किस प्रकार से अपने क्या करेंगे, उसको वहां पर डिस्पोज करेंगे। इस सब के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। इंसिनरेशन क्या है, इसके अलावा बरियल टेक्निक क्या है, भूमि में दफन किस प्रकार से करेंगे, इन सब के बारे में अपने इसमें अध्ययन करेंगे। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के बारे में इसमें अपने अध्ययन करने वाले हैं, किस प्रकार से सॉलिड वेस्ट को अपने सैनिटरी तरीके से क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। इसी प्रकार लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल एंड सीवेज डिस्पोजल, इसमें अपने क्या करेंगे, जो सीवेज का जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लिक्विड वेस्ट को किस प्रकार से अपने सैनिटरी तरीके से इसको डिस्पोजल कर सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पॉल्यूटिव इफेक्ट क्या रहते हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं, इसको अपने किस प्रकार से कम कर सकते हैं, हेल्थ हजार्ड क्या रहने वाले हैं, अपने स्वास्थ्य को ये किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, किस प्रकार से सीवरेज सिस्टम प्रणाली को बनाया जाता है, घरों में ड्रेनेज सिस्टम किस प्रकार से बनाया जाता है, गलियों में ड्रेनेज सिस्टम किस प्रकार से बनाया जाता है, किसी शहर का गांव का ड्रेनेज सिस्टम किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से उसको मेंटेन किया जाता है। इन सब के बारे में लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल और सीवेज डिस्पोजल वाले टॉपिक में अपने क्या करेंगे, बिल्कुल तसल्ली से इसका अध्ययन करने वाले हैं। फिर अपने बात करें इसी प्रकार से अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा अपना, बरियल एंड क्रिमिनेशन, कि डेथ के बाद आफ्टर डेथ जो विभिन्न प्रकार की जो सोसाइटीज हैं, विभिन्न प्रकार के जो रिलीजन्स हैं, उनमें किस प्रकार से डेड बॉडी को निपटाया जाता है, डेड बॉडी को किस प्रकार से अंतिम संस्कार की क्रिया की जाती है, वो सब किस में आएगा अपना, बरियल एंड क्रिमेशन में आता है। जैसे अगर हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें दाह संस्कार किया जाता है। इसी प्रकार मुस्लिम धर्म की बात करें तो उसमें दफन करने की कार्रवाई की जाती है। बौद्ध धर्म की बात करें तो उनमें अलग अलग मानते हैं, जैसे उनमें एक सामान्य मान्यता है कि वो क्या करते हैं, पहाड़ी के सबसे ऊपर वाले क्षेत्र पे ले जाते हैं, स्काई बरियल वो करते हैं, क्या करते हैं, स्काई बरियल की वो कार्रवाई करते हैं। उसमें वो क्या करते हैं भाई, खुले स्थान पर शव को रख देते हैं और शव पर विभिन्न प्रकार के केमिकल्स लगा देते हैं जो विभिन्न प्रकार के पक्षियों को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और पक्षी उस शव को खाकर अपना भोजन बनाते हैं, तो उसको स्काई बरियल के नाम से वहां पर जाना जाता है। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में विभिन्न प्रकार की शव को अंतिम संस्कार की विधियां हैं, समुद्रों में बहाने की, नदियों में बहाने की, या पहाड़ों से नीचे लटका के छोड़ने की अलग अलग विधियां हैं। उन सब के बारे में अपने क्या करेंगे, बरियल एंड क्रिमेशन में अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रकार के जो धर्म है, विभिन्न प्रकार के जो पंथ है, समुदाय हैं, उनमें डेथ के बाद कौन कौन सी मान्यताएं प्रचलित है, उन सबका अपने इसमें टॉपिक में अध्ययन करने वाले हैं। इसी प्रकार अपने बात करें सॉइल सैनिटेशन की, तो आज के समय में सॉइल सैनिटेशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सॉइल सैनिटेशन क्या है, मृदा का स्वास्थ्य क्या है, इसका अपने क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा भारत में और विश्व में मृदा के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, उसका वर्गीकरण क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मृदा की बनावट कैसी है, मृदा किस प्रकार से बनी है, मृदा की बनावट स्ट्रक्चर क्या है, क्लासिफिकेशन, भारत में मृदा को कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन सी मृदा उपजाऊ है, कौन कौन सी मृदा अनुपजाऊ है, मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लैंड रिक्लेमिनेशन की जो विभिन्न स्थानों पर जहां मृदा पुनरुद्धार का जो कार्य किया जाता है, उससे आप क्या समझते हैं, उसके क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या लॉसेज हैं, उन सब के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मृदा और उसमें पाए जाने वाले जो परजीवी हैं, बैक्टीरिया हैं, उन सब का अंतर संबंध का अध्ययन करेंगे अपने किसमें, सॉइल सैनिटेशन में। तो ये अपना सॉइल सैनिटेशन का टॉपिक रहने वाला है। अगला जो टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल एनवायरमेंट, कि जो अपने घरों में, खास करके बात हाउसिंग के संबंध में होगी, तो अपने घरों में जो विभिन्न प्रकार के जो पैरासाइट्स पाए जाते हैं, जो आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे, मच्छर, मक्खी, लार्वा, कॉकरोच वगैरह, जितने भी प्रकार के या पिसूज वगैरह हैं, चूहे हैं, कृंतक जो भी हैं, तो अपने घरों में इस प्रकार के जो पैरासाइट्स पाए जाते हैं, उनको हम किस प्रकार के स्प्रेइंग के द्वारा, किस प्रकार के पेस्टिसाइड्स के द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, इनको नष्ट कर सकते हैं, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हाउसिंग के रेफरेंस में स्पेशल इसमें अध्ययन किया जाएगा कि अपने जो बेडरूम्स हैं, लिविंग रूम्स हैं, किचन्स हैं, उनकी हाइट क्या होनी चाहिए,
उनकी हाइट क्या रहेगी, विड्थ क्या रहेगी, डायमेंशंस क्या रहने वाले हैं। इसके अलावा उसमें वेंटिलेशन की क्या व्यवस्था की गई है, लाइट की कितनी व्यवस्था की गई है, प्रकाश कितना होना चाहिए, हवा जो ताज़ा हवा है वो किस प्रकार से अपने घरों के अंदर प्रवेश करनी चाहिए, इन सब के बारे में। या इसके अलावा जो ड्रेनेज वगैरह सिस्टम है वो अपने घरों में किस प्रकार से बना हुआ है, वाटर स्टोरेज की क्या सिस्टम रहेगा, टॉयलेट्स हो गए, किचन्स हो गए, उन सब के बारे में अपने किस में अध्ययन करेंगे, कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और स्पेशल रेफरेंस किसका रहेगा, अपना हाउसिंग का रहेगा। इसके अलावा इसमें अपने क्या अध्ययन करने वाले हैं, फूड हाइजीन के बारे में अध्ययन करेंगे, होम सैनिटेशन के बारे में अध्ययन करेंगे कि अपने घरों में जो विभिन्न प्रकार के अप्रेंटिस होते हैं जिससे अपने खाना वगैरह बनाते हैं तो उनको किस प्रकार से साफ सुथरा रखें, इन सब के बारे में अपने यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। किचन की साफ सफाई किस प्रकार से की जाए, इसके अलावा जो अपने गद्दे वगैरह हैं उनका सैनिटेशन किस प्रकार से किया जाए, या कोई रोगी है उसके जो बिस्तर हैं उनका सैनिटेशन किस प्रकार से किया जाए, रोगी के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाए, ये सब के सब किस में आने वाले हैं, कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। उसके बाद अगर अगला टॉपिक रहेगा अपना फेयर्स एंड फेस्टिवल, कि फेयर्स एंड फेस्टिवल इसमें क्या होता है भी, किसी स्थान विशेष पर अल्प समय के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं, तो उन लोगों को के लिए जो व्यवस्थाएं की जाएंगी, सैनिटरी जो मैनेजमेंट किया जाएगा, वो इसमें अपने अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से अपने को मेलों की रूपरेखा तैयार करनी है, कौन कौन से एम्प्लॉय अपने वहां पे लगाने हैं, किस प्रकार से टॉयलेट्स वहां पर अरेंज करने हैं, लोगों को किसी प्रकार की रहने में आने जाने में दिक्कत न हो तो उस प्रकार की सुविधाएं। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो वहाँ किस प्रकार से अपने को एक्टिव रहना है। इसके अलावा अगर कोई प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़े तो उस समय वहां से किस प्रकार से निपटा जाएगा, तो इन सब के बारे में अपने फेयर्स एंड फेस्टिवल में यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो ये अपना फेयर्स एंड फेस्टिवल का टॉपिक रहने वाला है। भारत क्या है भी मेलों और त्योहारों का देश है, तो खास इस पर अपने अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में, कि जो अपने विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में जो लोग कार्य करते हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में अपने इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर क्या है, उनको किस प्रकार से रिस्क का सामना करना पड़ता है। अलग अलग जो व्यवसाय हैं उसमें अलग अलग प्रकार के जोखिम होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी बिजनेस में काम कर रहा है जहाँ ध्वनि काफी ज्यादा रहती है, तो उसके लिए नॉइज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। उसके कानों में सुनने की क्षमता उसकी कम हो सकती है। उसके अलावा उसको मेंटल हेल्थ की भी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा कोई व्यक्ति ज्यादा हाइट पे काम करता है या किसी जोखिम में भरे उपकरण का इस्तेमाल करता है, तो उसमें उसके जो रिस्क होता है उसको हम व्यवसायिक जोखिम के नाम से जानते हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनको अपने किस प्रकार से अपने उनको उस जोखिम को अपने दूर कर सकते हैं, कि उनको किस प्रकार के अप्रेंटिस दें, किस प्रकार के उपकरण दें। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति टावर पे चढ़ रहा है तो उसको उस हेलमेट दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सेफ्टी बेल्ट का उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब के बारे में अपने यहाँ पर अध्ययन करेंगे। मेडिकल क्षेत्र में है तो उनको मास्क वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब इसमें इंक्लूड होगा। इसके अलावा सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट की जो ये रिस्क है जोखिम है उसको कम करने के लिए सरकार क्या क्या नियम कायदे कानून बना रही है। इसके अलावा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 क्या है, कर्मचारी जो बीमा अधिनियम है 1948 वो क्या है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो प्रोहिबिशन सिंबल्स होते हैं, जैसे आपने कहीं देखा होगा अपने विभिन्न स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ विभिन्न प्रकार के सिंबल्स होते हैं। जैसे कहीं पर इस प्रकार से माचिस का निशान दे रखा और उसके ऊपर क्रॉस लगा रखा हो, ट्रायंगल में वो बंद हो सकता है अलग अलग कलर के, तो इसका मतलब क्या हो गया भी, यहाँ पर आप आग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। या मोबाइल बना हो तो मोबाइल का अपने इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सब किस में आएगा, आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ में अपने इसका क्या करेंगे, अपने सम्मिलित करने वाले हैं। इसका डिटेल में अपने क्या करेंगे, इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। इसी प्रकार सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है वो कम्युनिकेबल डिजीज रहने वाला है, कि भारत के सापेक्ष में खास करके कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है, संक्रामक रोग क्या है, वो किस प्रकार से फैलते हैं, हवा के माध्यम से कौन से संक्रामक रोग फैलते हैं, जल के माध्यम से कौन से संक्रामक रोग फैलते हैं, छूने से कौन से संक्रामक रोग फैलते हैं, संक्रमित व्यक्ति के कपड़े इस्तेमाल करने से कौन से रोग हो सकते हैं, इन रोगों से किस प्रकार से बचा जा सकता है, इन रोगों के रोग कारक क्या हैं, इन रोगों को लक्षण क्या है, इनसे किस प्रकार से अपने बच सकते हैं, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, इन सब के बारे में किसमें पढ़ेंगे, अपने कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। जैसे इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, कोविड-19 के बारे में, HIV एड्स के बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में, मलेरिया, मीजल्स, चिकन पॉक्स, इस प्रकार के जितने भी रोग हैं उन सब के बारे में क्या करेंगे, अपने यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। वे रोग जो किसी संचारी होते हैं, कम्युनिकेशन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो कम्युनिकेट होते हैं, फैलते हैं, तो उसको अपने कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, संचारी रोग कहा जाता है। इसी प्रकार इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन, किस प्रकार से हम रोगों से लड़ने की जो इम्यूनिटी होती है उसके कितने प्रकार हैं, क्या वो इनेट है,
हमारे अंदर पहले से है या हमने उसको एक्वायर किया है, एक्वायर्ड है वो, या फिर जो वैक्सीनेशन क्या है, कौन सी वैक्सीन हमें इम्यूनिटी देती है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम क्या रहता है, वीबीएम क्या है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर, जो वैक्सीन की जो वैलिडिटी है, जो मॉनिटरिंग है वो किस प्रकार से की जाएगी, वैक्सीन के टाइप कौन कौन से हैं, जीवित, मृत, लाइव एटेन्यूएटेड कौन कौन सी वैक्सीन है, कौन कौन से उसके एग्जाम्पल है, इन सब के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन में कौन कौन सी वैक्सीन किस किस समय में लोगों को दी जानी चाहिए, कितने डोज दी जानी चाहिए, डीपीटी का टिक्का क्या है, बीसीजी क्या है, इन सब के बारे में अपने क्या करेंगे, इस टॉपिक में कवर करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन की जो अपने विभिन्न प्रकार के जो उपकरण है उनको अपने किस प्रकार से डिसइंफेक्ट करें, किस प्रकार से उनको अपने जर्म कीटाणु रहित करें, स्टरलाइजेशन करें, उसकी क्या क्या प्रोसेस है, ऑटोक्लेविंग क्या हो गई, हीट क्या हो गया, गर्म पानी में उबालने की प्रक्रिया क्या हो गई, इन सब के बारे में अपने क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। कौन कौन से तरीके हैं इनके डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन के, अगर नहीं करें तो उससे क्या हो सकता है, करने के क्या क्या इसके प्रॉफिट है, कौन क्या इसकी प्रोसेस रहेगी, कौन कौन से इसमें केमिकल इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या इसमें टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी, तो इन सब का इसमें अपने अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। इसी प्रकार नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मुख्य मुख्य जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं भारतवर्ष में, विश्व के अलग अलग भागों में, जैसे हृदय संबंधी होगी, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, डायबिटीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी जो श्वसन तंत्र से संबंधित होगी, कैंसर, विभिन्न प्रकार के जो कैंसर्स हैं, इसके अलावा किडनी डिजीज हैं, इसके अलावा अन्य जो भी अपने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उन सब के बारे में क्या करेंगे, अपने इस टॉपिक में यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, उनके लक्षण क्या हैं, किस प्रकार की भोजन की आदतें होनी चाहिए, किस प्रकार से अपने इसको कंट्रोल कर सकते हैं, रोगी को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इन सब के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना बिहेवियरल साइंस एंड पर्सनल हाइजीन, हाइजीन की जो अपने व्यवहार में जो व्यवहार जो अपने विज्ञान है उसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन व्यक्ति, समाज और परिवार और खुद के बारे में जो स्वच्छता है उसके बारे में किस प्रकार से ध्यान रखें, खास करके पर्सनल हाइजीन की, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, खुद को साफ सुथरा कैसे रखें, नेल्स, टीथ, बॉडी या जो अपने खाने के जो बर्तन हैं उनको किस प्रकार से साफ सुथरा रखें, जिस जगह पे रहते हैं, बिस्तर जो अपना बिस्तर है उसको किस प्रकार से साफ सुथरा रखें, अपने कपड़ों को किस प्रकार से साफ सुथरा रखें, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हेल्थी जो अपने हेल्दी हैबिट्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो पैरासाइट्स पाए जाते हैं अपने घरों में उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे, किससे उन प्रकार से बच सकते हैं, या केयर ऑफ नॉर्मल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो अपना रक्त संचार तंत्र है उसको किस प्रकार से नॉर्मल रखें, अच्छी तरीके से रखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, इन सब के बारे में किस प्रकार से वर्किंग इनकी बहुत बढ़िया रहेगी, इन सब के बारे में अपने अध्ययन इस टॉपिक में करने वाले हैं। फिर अगर आगे बात करें फर्स्ट एड के बारे में, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। फर्स्ट एड अपना, फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड कौन दे सकता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या रहने वाली हैं, कि जो फर्स्ट एड दे रहा है व्यक्ति उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहने वाले हैं, जैसे वो धैर्यवान व्यक्ति होना चाहिए, उसको गुस्सा ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इसके अलावा उसमें सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसके फर्स्ट एड जो व्यक्ति दे रहा है उसके क्या क्या दायित्व रहने वाले हैं, क्या क्या वो कार्रवाई कर सकता है, क्या वोट टू डू एंड वोट नॉट टू डू, ये सब अपने ध्यान रखेंगे। फर्स्ट एड किट क्या होती है, फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए, कब कब उसमें सामान चेंज करना चाहिए, इसके अलावा सीपीआर क्या है, एबीसी टेक्निक क्या है, इन सब के बारे में अपने को जानना चाहिए। कृत्रिम श्वसन किस प्रकार से दिया जाता है, कौन सी बैंडेज इस्तेमाल करनी होगी, चोट की स्थिति में घायल व्यक्ति के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, उसका उसके जो घायल अंग हैं उनको किस प्रकार से रख रखाव करना है, ब्लड अगर ज़्यादा बह रहा है तो उसको किस प्रकार से रोकना है, इन सब के बारे में अपने फर्स्ट एड में क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। इसी प्रकार हेल्थ स्टैटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें अपने जो स्वास्थ्य संबंधी जो आंकड़े हैं पूरे अपने इंडिया के उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तहसील स्तर पर, तालुका स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, केंद्र स्तर पर किस प्रकार से जो अलग अलग स्वास्थ्य तंत्र के अंतर्गत जो अधिकारी काम करते हैं उनका क्या सिस्टम रहेगा, दाई क्या होती है, पीएचसी में, सीएचसी में नर्सिंग स्टाफ क्या होगा, डॉक्टर्स कितने होने चाहिए, कितनी किस जनसंख्या पर पीएचसी होनी चाहिए, कितनी जनसंख्या पर सीएचसी होनी चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की व्यवस्था है, मैदानी क्षेत्रों में, सामान्य क्षेत्रों में किस प्रकार की व्यवस्था है, इन सब के बारे में अपने इस टॉपिक में यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन के बारे में अध्ययन करेंगे, विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उनको उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, तो वेरियस हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया रिगार्डिंग
जो रोग हैं उनके उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, कुष्ठ रोग उन्मूलन, मलेरिया उन्मूलन, एड्स उन्मूलन, राष्ट्रीय एड्स उन्मूलन कार्यक्रम, इस प्रकार के जितने भी कार्यक्रम हैं उन सब की जो महत्वपूर्ण जो तिथियां रहने वाली हैं उन सब के बारे में अपने इन टॉपिक्स में क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। फिर अगर आगे बात करें तो डेमोग्राफी एंड हेल्थ सर्वे, पब्लिक हेल्थ एक्ट। तो डेमोग्राफी एंड हेल्थ सर्वे में हो गया, भी किसी स्थान विशेष के बारे में अपने बात करेंगे कि वहाँ किस प्रकार की जनसंख्या है, लिंगानुपात क्या रहने वाला है। हेल्थ सर्वे, वहाँ हेल्थ सर्वे की बात करेंगे, लोगों का स्वास्थ्य के प्रति वो कितने जागरूक हैं, कितने किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उनको मिल रही हैं, किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को उनको आवश्यकता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो अपने हेल्थ एक्ट हैं, जैसे बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, पब्लिक हेल्थ एक्ट हो गए, विभिन्न प्रकार के मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए, इन सब के बारे में अपने इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, यहाँ पर करने वाले हैं। फिर आगे बात करें अपने हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की स्वास्थ्य शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य शिक्षा किनको दी जानी चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा किस प्रकार से दी जा सकती है, तो इसके मेथड्स क्या रहने वाले हैं, ऑडियो विजुअल मेथड्स क्या होते हैं, रोल प्ले मेथड्स क्या होते हैं, मीडिया का क्या रोल रहता है, हेल्थ इंस्पेक्टर है उसका क्या रोल रहता है, उसके क्या क्या कार्य रहते हैं, उसके क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं, इस सब के बारे में अपने हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन में अध्ययन करेंगे। कम्युनिकेशन में क्या क्या बाधा हो सकती है, किस प्रकार से उसको दूर कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेटर कौन हो सकता है, वो किस प्रकार से हेल्थ एजुकेशन दे सकता है, उसके करेक्टरिस्टिक क्या रहने वाले हैं, हेल्थ एजुकेशन जो देगा उसके गुण क्या रहने वाले हैं, उसकी विशेषताएं व्यक्ति की क्या रहने वाली हैं, इन सब के बारे में इस टॉपिक में अपने यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट है क्या, कहाँ से प्राप्त होता है, कितनी इसकी कैटेगरीज हैं, किस प्रकार से इसको अपने डिस्पोज कर सकते हैं, कौन कौन से कलर कोड के अपने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको किस किस कलर कोड के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, किस प्रकार से इनका स्टरलाइजेशन करेंगे या इनको नष्ट करेंगे, इंसिनेशन करेंगे, दहन करेंगे, जो भी कार्रवाई है वो सारी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में अध्ययन की जाएगी। ये कौन कौन सा प्रकार का बायोमेडिकल वेस्ट है, क्या ये खतरनाक है या खतरनाक नहीं है, क्या ये जैविक है या अजैविक है, शार्प है या नॉर्मल है, इन सब के बारे में अपने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में क्या करेंगे, जाने करने वाले हैं। तो ये मुख्य मुख्य वे टॉपिक हैं जो अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर 2024 के कोर्स में अपने क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, ई नोट्स मिलने वाले हैं। अगर अपने प्राइस की बात करें तो प्राइस बिल्कुल नॉमिनल रखी गई है। प्राइस आपकी कितनी रखी गई है, 1599 रुपए आपकी इसकी प्राइस आपको यहाँ पर रखी गई है। आगे अपने बात करें तो प्राइस कितनी होगी अपनी, 1599 रुपए होगी। तो ये आगे बात करेंगे इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, मुख्य इंपोर्टेंट बात है वो वैलिडिटी कितनी रहेगी इसकी, 12 मंथ्स रहने वाली है। कितनी रहेगी आपकी, 12 महीने इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। इसमें अपने DSSB की जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर अप हो जाएंगे, मलेरिया इंस्पेक्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर अप हो जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स में जो वैकेंसीज आती हैं उन सब में जो जो टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे अपने यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो ये था अपना आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो सैनिटरी इंस्पेक्टर 2024 जो अपना कोर्स आ रहा है उसके रिगार्डिंग। इसकी कोर्स की जो बिल्कुल रेगुलर क्लासेस हैं वो कल से आपको मिलनी ऐप पर स्टार्ट हो जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, आपको BBC स्टडी ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। ऐप आपको कहाँ मिलेगी, प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।